दोस्तों पूरन को वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाने से पहले ये देख लेना कि यहाँ पर कुछ और ऐसे प्लेयर भी हैं जो इनसे ज़्यादा बेहतर करके दे सकते हैं। कुछ ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको टीम में रखना ज़रूरी हो सकता है। और लास्ट मैच की तरह क्या ट्रेंट बोल्ट फिर से एक बार विकेट ले जाएंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों मेजर लीग क्रिकेट का है फाइनल मैच जो कि सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा और टीम है फ्रीडम, वॉशिंगटन फ्रीडम और न्यूयॉर्क के बीच में। सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्मॉल लीग में आने चाहिए, ग्रैंड लीग में किसको रखा जाए, और अगर कभी स्मॉल लीग में रिस्क लेने की बात आ ही जाए तो किस पर रिस्क लिया जाए। तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। और अगर अगर आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करते हैं और पहले ज्वाइन कर लेते हैं टेलीग्राम को, क्योंकि टेलीग्राम ही वो जरिया है जहां पर टॉस के बाद आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी और फाइनल टीम आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो लिंक आपको दिया गया है उस पर क्लिक करें और ज्वाइन कर लें फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल, जहां पर लगभग 1 लाख लोग पहले से हैं और आप लोग अगर जुड़ते हैं तो ये फैमिली और बड़ी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच दोस्तों ये खेला जाएगा ग्रैंड प्रेरियर स्टेडियम डलास में, जिस पर कि पिछले कुछ 3 से 4 मैचेस भी खेले गए हैं, जहां पर बारिश का अंदेशा भी है। और टोटल जो मैचेस अभी तक खेले गए हैं वो है 42। 21 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 21 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अगर हम बात करें आखिरी कुछ मैचेस की तो यहाँ पे टेक्सास ने 166 बनाया था और न्यूयॉर्क ने 172 कर लिया था। ऑलमोस्ट ये मैच न्यूयॉर्क हार गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ओवर जो कि ऐसा आया जिसमें 23 रन आ गए थे। जिया उल हक का वो ओवर था जिसमें कायरन पोलार्ड ने 23 रन ले लिए थे, उसकी वजह से ये मैच पलटा और मैच न्यूयॉर्क के खाते में चला गया। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे ओपन करने आए थे डुप्लेसिस, जिन्होंने 59 का स्कोर किया। एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है ये वाला, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। यहां पर नंबर 8 के प्लेयर ने स्कोर किया था। यहां पे ओपन करने आए फ्लेचर का शो था और यहां पे डुप्लेसिस का शो था जो कि ओपन करने आए थे। तो बहुत हद तक आपको ये देखने मिलेगा कि टॉप 3 आपको एक अच्छा स्कोर करके दे जाएगी। अगर आप सेकेंड इनिंग में आओगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे नंबर 4 के थे पूरन, यहाँ पे नंबर 5 पर कायरन पोलार्ड, यहाँ पे ओपन थे मिचेल ऑन और यहाँ पे क्विंटन डी कॉक ने ओपन करते हुए स्कोर किया था। वैसे तो दोनों टीमों के पास में टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा कि कौन विकेट फेंक सकता है और कौन अच्छा स्कोर कर सकता है, जो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा स्कोर के प्लेयर के रिकॉर्ड के टाइम पे। अभी अगर पावर प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विकेट आ गए थे पावर प्ले के अंदर, यहाँ पर 1 विकेट आया था, यहाँ पे कोई भी विकेट पावर प्ले में नहीं आया और यहाँ पर लगभग 5 विकेट जो है वो पावर प्ले में आ गए थे। फिर यहाँ अगर देखेंगे तो 40 रन के साथ में 1 विकेट, यहाँ पे 44 रन के साथ में 2 विकेट थे, यहाँ 37 रन के साथ 0 और यहाँ पे 73 रन के साथ में 1 विकेट। तो लगभग पहली इनिंग में आपको 1 से लेकर 2 विकेट, सेकेंड इनिंग में 0 से लेकर 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। अब रही बात पावर प्ले की, तो पावर प्ले की गेंदबाज जो विकेट निकाल सकते हैं उसके बारे में तो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन यहां पर फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का रोल कैसा रहा है जरा वो समझे। तो ये मैच अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मैचेस में फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन रहा है। ठीक है, स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्पिनर के विकेट हैं वो सेकेंड इनिंग के अंदर हमने देखे हैं। तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा सकता है। ये अभी तक की दोस्तों इस ग्राउंड की कहानी रही है। अगर मैं बहुत कम शब्दों में बता दूं ना तो 160 से लेकर, चलो 160 नहीं थोड़ा और ऊपर बढ़ाता हूं क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग अच्छी है, 168 से लेकर लगभग 180 का स्कोर देख लोगे। पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में लगभग 1 विकेट आपको बहुत आराम से देखने मिल जाएगा। तीसरी चीज जो आपको देखने मिलेगी कि फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का रोल लगभग इक्वल रहने वाला है। और स्कोर की अगर हम बात करें तो दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर ऐसा जरूर आपको मिलेगा जो 50 बना दे। मतलब कम से कम अगर हम बात कर रहे हैं कि वॉशिंगटन की तो वहां से भी चांसेस है, और अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की तो वहां जरूर थोड़ा सा नीचे आपको जाना पड़ेगा हाई स्कोर के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अभी तक हमको इस ग्राउंड से देखने मिल सकती हैं। अब अगर इन दोनों टीमों के पिछले 2 मैचेस की बात की जाए तो लास्ट मैच जिसमें न्यूयॉर्क ने 112 बनाया था और वॉशिंगटन ने बहुत आराम से चेस किया,
जिसमें क्या नाम है इसका, कुंवरजीत सिंह ने 33 का स्कोर किया। ट्रस्टिन लुस के 2 विकेट आए थे। तो यहाँ पे एंड्रीज गोस का 46 था, ग्लेन मैक्सवेल के 3 विकेट थे और ग्लेन फिलिप के 2 विकेट थे। फिर यहाँ पे अगर हम चर्चा करें क्विंटन डिकॉक की, तो 55 रन, ब्रेसवेल ने 42 किया था, निकोलस पूरन के 33 थे, नवीन उल हक के 2 विकेट और ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट निकाले। यहाँ मिचेल ऑन का 60, मार्क चैपमैन के 45 और जैक एडवर्ड ने 30 रनों का स्कोर किया था। कॉमन प्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप उठाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉमन प्लेयर नज़र नहीं आएंगे। अब मैं आपको जब रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो यहाँ आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर टीम में रखने हैं। अगर ग्राउंड समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दोनों टीम के हेड टू हेड की, सॉरी दोनों टीम्स के रिकॉर्ड की। पहला नाम आपको न्यूयॉर्क की तरफ से मिलेगा मोनांग पटेल का। क्विंटन डीकॉक ओपन कर रहे थे, मिचेल ब्रेसवेल नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, निकोलस पूरन नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। लास्ट मैच में ब्रेसवेल नंबर 3 आए और नंबर 4 पे निकोलस पूरन आए थे। फिर आए थे कैरन पोलार्ड, इसके बाद तजिंदर सिंह और इसके बाद है कुंवरजीत सिंह। हालांकि अगर देखा जाए तो ये दोनों प्लेयर जो है तजिंदर और कुंवरजीत, इनका बैटिंग डाउन फिक्स नहीं है। ये कई बार ऊपर भी बैटिंग करने आए। अगर टीम कोलैप्स करती है तो पॉसिबल है कि इनमें से कोई एक प्लेयर को ऊपर बैटिंग करने भेजा जा सकता है। अभी के लिए अगर हम बात की जाए यहाँ से कि पावर प्ले में गेंदबाजी करने कौन आएगा, तो ये तो आप सभी को पता है कि ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले के बॉलर है और ये आपको 2 ओवर पावर प्ले में करके दे के चले जाएंगे। इसके बाद एक बहुत गलत चीज़ ये हुई लास्ट मैच के अंदर कि ट्रेंट बोल्ट से 9वां ओवर भी कराया गया, जो कि कोई मतलब नहीं है। अगर इनसे बीच मिडिल ओवर में भी ओवर कराए जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ट्रस्टिन लुस के पास में पावर प्ले में गेंदबाजी है और ये डेथ ओवर में 1 ओवर डाला। इसके बाद रुशिल उगारकर ने 5वां और 18वां ओवर किया पावर प्ले और डेथ ओवर में, और इसके बाद नौस्तुष ने दूसरा ओवर डाला था और डेथ ओवर में कैरन पोलार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अभी आपको एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर MI न्यूयॉर्क की टीम यही 4 बॉलर्स के साथ में खेलती है तो कैरन पोलार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक गेंदबाज को और बढ़ा लिया जाता है तो फिर आप ये मान के चलना कि कैरन पोलार्ड के ओवर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और जब प्लेइंग 11 आपके सामने आएगी ना, तब आपको ये चीज़ पे विशेष तौर से गौर करना है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगर हम इस ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें तो मोनांग पटेल इस मैदान पर 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। बैटिंग एवरेज लगभग 23 का है। क्विंटन डीकॉक का रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा है। निकोलस पूरन का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 38 का एवरेज है और पिछले मैच में भी 40 प्लस बनाया था। इसके बाद है ब्रेसवेल, जिनका रिकॉर्ड इस मैदान पे कुछ खास नहीं है, और कैरन पोलार्ड का भी 23 का एवरेज है जिसमें 1 बार 50 है। और किस्मत के रन थे लास्ट मैच के कैरन पोलार्ड के, क्योंकि जिया उल हक के 1 ओवर में 23 तो लिए थे, लेकिन जिया उल हक ने अपनी ही गेंद पर कैरन पोलार्ड का कैच ड्रॉप कर दिया था। बहुत ईजी कैच था, उसके बाद उन्होंने रन बनाए हैं पूरे। इसके बाद तजिंदर सिंह है, 7 में 134, 22 का एवरेज है। गेंदबाजी में कैरन पोलार्ड के पास में 9 विकेट आए हैं अभी तक। नौस्तुष के पास में 11 इनिंग में 13 विकेट्स हैं और ट्रेंट बोल्ट के पास में 17 इनिंग में 30 विकेट अभी तक हम देख चुके हैं। ट्रस्टिन के पास में 4 और रुशिल उगारकर ने 7 इनिंग में 9 विकेट अभी तक निकाले हुए हैं। मोनांग पटेल की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैचेस में स्कोर है, लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज़ मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने जितने मैचेस में स्कोर किया है ना, ज़्यादातर मैचेस में सेकंड बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जब बात पहली इनिंग की आई है तो पहली इनिंग में ना तो इनके बैट से 50 आया है और ना ही इन्होंने कुछ खास किया। अब 84% लोगों से अगर आगे निकलना है और अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर आप मोनांग पटेल को छोड़ सकते हो। आप सीधा सीधा 80% लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 5 बार पहले भी आउट हो चुके हैं, मात्र 8 का एवरेज है और सामने वाली टीम के पास में एक रचिन रविंद्र है और एक है ओबस। इसके बाद नंबर 2 पे है क्विंटन डीकॉक। क्विंटन डीकॉक ने भी पहले बैटिंग करते हुए कोई बहुत तीर नहीं उखाड़े, मतलब पहाड़ नहीं उखाड़े, लेकिन इन्होंने 2 बार 50 किया है। अभी अगर दोनों ओपनर में से किसी एक को ही रखने की बात अगर आती है तो फिर मैं जाऊंगा कि क्विंटन डीकॉक को लेके चलूं और फिर मैं मोनांग पटेल को छोड़ दूंगा पहले बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में ऑलमोस्ट ये दोनों प्लेयर मेरी टीम में रहने वाले हैं। सेकंड बैटिंग में इसके पास 350 है और एवरेज है 32 का। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं। राइट आर्म मीडियम के सामने 13 बार। रचिन रविंद्र, मिचेल ऑन, जैक एडवर्ड, ओबस पियोनियर और इयान हॉलैंड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं ब्रेसवेल, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। और अगर आप बैटिंग की बात करोगे तो पिछले कुछ मैचेस में आपको स्कोर नज़र आएगा ही नहीं। तो ये जो प्लेयर है, कहने को बहुत तगड़ा प्लेयर है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं।
और जब तक बॉलिंग नहीं करेंगे ये बहुत अच्छे पिक में काउंट नहीं होंगे। आप एक काम करना, ब्रेसवेल को 2 टीमों में रखना, एक टीम में कैप्टन बना लेना और एक टीम में वाइस कैप्टन बना लेना, ये काम कर रहा हूँ। बाकी टीमों में मत रखना, क्योंकि रीसेंट फॉर्म गंदा चल रहा है, बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर ऐसा है कि कभी भी आपको 70-80 का स्कोर करके दे सकता है, प्लस आपको 2 से 3 विकेट निकाल कर भी दे सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक टीम में कैप्टन बना के ट्राई कर लेना, एक में वाइस कैप्टन कर लेना, बाकी में रखो ना रखो अलग बात है। स्मॉल लीग की अगर हम चर्चा करें तो स्मॉल लीग में हाल फिलहाल में इनकी जगह नहीं बन पा रही है और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको 4 बार आउट कर चुके। अगर लॉकी फर्गसन खेले तो वो इनको दिक्कत देंगे। इसके बाद निकोलस पूरन, पिछले मैच में ही बैटिंग की, 50 का स्कोर किया, 39 का बैटिंग एवरेज और 10 बार 50 और 1 बार 100 कर चुके हैं। अभी निकोलस पूरन फॉर्म में वापस नजर आए हैं, लास्ट मैच के अंदर अच्छी बैटिंग की है, तो निकोलस पूरन हमारी टीम में है। 40 का एवरेज और 38 का एवरेज सेकंड बैटिंग करते हुए मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद नाम आता है कायरन पोलार्ड का। कायरन पोलार्ड आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दे रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि डेथ ओवर में बॉलिंग मिल रही है। टीम पहले बैटिंग करेगी तो बैटिंग आ जाएगी, सेकंड बैटिंग करेंगे तो डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं। तो कायरन पोलार्ड दोनों ही परिस्थितियों में टीम में फिट बैठेंगे, तो ये टीम में रखने के लिए आपके लिए जरूरी है। तो अगर गेंदबाजी ना कर रहे होते तो एक अलग बात थी। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर कहीं न्यूयॉर्क की टीम एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ में आ जाए तो फिर आप इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए पहले बैटिंग करते हुए 23 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। फिर आते हैं तजिंदर सिंह। तजिंदर सिंह ज़्यादा से ज़्यादा 1 ओवर की गेंदबाजी करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया तो 2 ओवर, इससे ज़्यादा ओवर की गेंदबाजी मुश्किल है इनके लिए। और रही बात बल्लेबाजी की, तो 1 बार 50 किया है जिसमें 95 बनाया था, पर अभी के लिए मैं बहुत बड़े स्कोर की कुछ खास उम्मीद कर नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरी टीम में नहीं है। और ऐसा ही कुछ है कुंवरजीत सिंह का, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं और ना चांसेस हैं, इसीलिए दोनों प्लेयर अभी मेरी टीम से बाहर हैं। इसके बाद अगला जो नाम आपको देखने मिलेगा वो है नौस्तुश का। नौस्तुश एक ऐसा प्लेयर है जो नॉर्मल में आपको 1 विकेट निकाल कर दे जाता है। 1 विकेट के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब रही बात का इस टीम के सामने ट्राई करना जरूरी है या सही है, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर ऐसे हैं या तो लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहे हैं, पहली चीज लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं सामने वाली टीम के लिए। जब ऑर्थोडॉक्स है जो लेफ्ट आर्म से बॉल डाल रहा है, लेफ्ट हैंड के सामने वैसे भी दिक्कत बढ़ती है। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट है। ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले के अच्छे और विकेट टेकर बॉलर हैं अभी के लिए, लेकिन आपको ये देखना है कि 2 सिचुएशन बनती हुई मुझे नजर आ रही है। अब या तो ऐसा होगा कि ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग पर आएंगे, पावर प्ले में 2 विकेट खा जाएंगे, और अगर 2 विकेट खाए तो फिर या तो रचिन रविंद्र या मिचेल ऑन में से कोई एक जाएगा, और उसके बाद जो बैटिंग करने एक उनमें से कोई एक चला जाएगा, या तो ये स्थिति बनेगी। या फिर एक बार फिर से आपको ये देखने मिलेगा कि ट्रेंट बोल्ट मैक्सिमम 1 विकेट आपको निकाल के दे पाएंगे। कारण क्या है? कारण है सामने वाली टीम का ओपनिंग पेयर। अगर वो खड़ा रहा तो 2 ओवर 3 ओवर उसके लिए दिक्कत नहीं करेंगे ट्रेंट बोल्ट के। इसीलिए बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर ये मान के चल रहा हूँ, दिन अच्छा हुआ तो एक अलग बात है कि अगर रचिन रविंद्र या फिर मिचेल ऑन में से किसी को आउट कर दिया, नहीं तो 1 विकेट जो डेथ ओवर में मिलने के चांसेस होते हैं उसका चांस मान के चल रहा हूँ। इसके बाद है दोस्तों ट्रिस्टन लुस। अब चूंकि विकेट पावर प्ले में नहीं आ रहे तो विकेट कब आएंगे? विकेट आएंगे मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में। अब डेथ ओवर और मिडिल ओवर के लिए आपको लुस को ट्राई कर सकते हो, जो कि लगभग चौथा और छठवें ओवर के आसपास गेंदबाजी करते हैं, या फिर आपको मिडिल और डेथ में नजर आएंगे। और ऐसा ही कुछ आप रुशिल उगारकर के साथ में कर सकते हैं। इस बंदे ने पिछले 2 मैचेस में विकेट निकाले हैं, और वही बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा, या तो विकेट मिडिल ओवर में आएगा या डेथ ओवर में आएगा, क्योंकि पावर प्ले के जो बल्लेबाज हैं वो काफी अच्छे हैं। मुश्किल है कि वो उतने आराम से विकेट फेंके, तो वहां ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट आपको नजर आएगा। अब दूसरी टीम की बात करें, जो कि मिचेल ऑन, रचिन रविंद्र, एंड्रीज, मार्क चैपमैन, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन फिलिप और मुख्तार अहमद तक, और साथ में जैक एडवर्ड तक बल्लेबाजी रखती है। इनके पास में ना बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि नेत्रवलकर जो कि लगभग 3 ओवर डाल रहे हैं, यान हॉलैंड लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी, ओवस लगभग 1, जैक एडवर्ड 3 ओवर तक आ रहे हैं, ग्लेन फिलिप को 1 ओवर मिल रहा है, मैक्सवेल 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, और रचिन रविंद्र भी 1 से लेकर 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तो इनके पास। और हाँ, मिचेल ऑन भी लगभग आपको 3 ओवर की गेंदबाजी दे रहा है। इतने गेंदबाज इस टीम के पास मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलर इस टीम के पास मौजूद हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मार्क चैपमैन भी गेंदबाजी कर लेते हैं अभी, लेकिन ये गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो लगभग 9 गेंदबाज इस टीम के पास में मौजूद हैं। तो ये तो तय कर पाना कि कौन कितने ओवर डालेगा मुश्किल चांसेस है। पावर प्ले में हालांकि जैक एडवर्ड आ जाते हैं, रचिन रविंद्र का एक आधे ओवर डेथ में आता है, मिचेल ऑन भी आपको लगभग डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दे जाते हैं। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर मिचेल ऑन का 2 बार 50 आया है और 2 50 आए हैं एंड्रिस गोस के।
इसका 32 का एवरेज है, इनका 48 का है। रचिन रविंद्र जिसके हम पावर प्ले में विकेट की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि एकमात्र यही प्लेयर है जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और 14 का एवरेज है। इसके बाद चैपमैन ने 40 बनाए, मैक्सवेल ने 30 का एवरेज बनाया, ग्लेन फिलिप का 36 का एवरेज है और मुख्तार अहमद का 22 का एवरेज है। ग्लेन मैक्सवेल जो कि 9 विकेट निकाल चुके हैं, मिचेल ऑन जो कि 10 विकेट निकाल चुके हैं, वो भी सिर्फ 4 इनिंग के अंदर, एडवर्ड को 2 मिले हैं, इयान हॉलैंड को 6 और सौरव नेत्रवलकर 9 विकेट निकाल चुके हैं। मिचेल ऑन जो कि कैप्टनसी की सबसे प्राइम चॉइस है क्योंकि अगर हमने न्यूयॉर्क की तरफ देखा तो कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो ऊपर बैटिंग भी कर रहा हो और प्लस आपको 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी भी दे। मिचेल ऑन एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपने पिछले 1 साल के अंदर 2 बार तो 50 बना दिया और 2 बार शतक बनाया। ज्यादातर ऐसा उन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए किया है, तो अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो ये कैप्टनसी की प्राइम चॉइस में आते हैं। और 18 इनिंग में 23 विकेट भी ये निकाल चुके हैं, जिसमें पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए लगभग 13 विकेट्स हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, और सामने वाली टीम के पास में है एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, हालांकि वो फास्ट बॉलर नहीं है, वो है लेफ्ट आर्म मीडियम ट्रेंट बोल्ट, तो वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है जो कि नौस्तुश है, पहला ही या दूसरा ओवर लेकर आ जाएंगे, वो भी दिक्कत दे सकते हैं। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र जो कि 9 रन प्लस 1 विकेट, 32 रन प्लस 1 विकेट, लगभग 1 विकेट निकाल रहे हैं। इस वजह से एक तरह से मजबूरी हो जाते हैं टीम में रखने के लिए। अगर इनको ओवर ना दिए जाए तो ये फिर उतने बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिछला अगर 1 साल उठाकर देखोगे तो सिर्फ 20 का एवरेज और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, वो भी लगभग 40 इनिंग में। लेकिन 17 इनिंग में 17 विकेट इनके खाते में आ चुके हैं, और यही एक मुसीबत है। और लेफ्ट आर्म मीडियम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर प्ले में जो विकेट का चांस है वो हम रचिन रविंद्र का ही मान के चल रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है एंड्रीज घोष। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, वो काम ये है कि अगर पहले बैटिंग कर रही है ये टीम, कौन सी टीम है जी अपनी, नाम बताओ आप, मैं भूल गया, वॉशिंगटन फ्रीडम। वॉशिंगटन फ्रीडम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो फिर आप इनको छोड़ के आप थोड़ा सा नीचे ग्लेन फिलिप तक आ सकते हो। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं एंड्रीज घोष, जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 50 और सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 किया है, लगभग 28 का बैटिंग एवरेज है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 5 बार और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी ये 5 बार आउट हो चुके हैं। अब आप तय करेंगे कि नौस्तुश को विकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 प्लेयर हम ऐसे देख चुके हैं जो ऑर्थोडॉक्स से परेशान होते हैं, और खिलाड़ी हमने देखे हैं सिर्फ 3 में से 2 प्लेयर ऐसे मिल गए जो कि ऑर्थोडॉक्स से आउट हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि नौस्तुश ना कम से कम 1 विकेट आपको दे जाएगा। अब यहां पे देखोगे मार्क चैपमैन जो है ये भी 18% का सिलेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, और पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, और इनको भी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी ने दिक्कत दी है। मतलब ये मान के आप चलिएगा कि 1 विकेट तो नौस्तुश को मिलना ही चाहिए। अब कहानी 2 तक जा सकती है क्योंकि कुछ ज्यादा प्लेयर है जो इनसे आउट होने की संभावना रखते हैं। इसके बाद है मैक्सवेल 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, प्लस आपको दे रहे हैं ये नंबर 4 पर बल्लेबाजी, इसीलिए ये वाइस कैप्टनसी का बहुत बेस्ट ऑप्शन है। कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन बन जाएंगे अगर ये टीम पहले बैटिंग कर लेती है तो, ठीक है, पहले बैटिंग कर लेती है तो ये कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। तजिंदर सिंह और ब्रेसवेल 2 ऐसे प्लेयर हैं जो इनको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए 350 है और बॉलिंग करते हुए पहले 21 और सेकंड इनिंग में 10 विकेट है। इसके बाद है ग्लेन फिलिप ने जब लास्ट मैच खेला था 2 ओवर डाले थे और उन 2 ओवर में इनको 2 विकेट मिल गए थे। पहले बैटिंग करते हुए 450 और 1 बार 100 से ऊपर का, 1 बार सेकंड इनिंग में 50 किया है। इनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है और गेंदबाजी ज्यादा नहीं करते हैं, कराई जा रही है वो एक अलग बात है, क्योंकि दोस्तों ये रेगुलर बॉलर नहीं है, पर अभी के लिए इनसे गेंदबाजी कराई जा रही है। मुख्तार अहमद को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे दिमाग आपको नहीं लगाना है। इसके बाद जैक एडवर्ड, इनको लेके चलना, स्पेशली अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो, क्योंकि पहले बॉलिंग में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको पावर प्ले में और डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको बैटिंग में दिक्कत देता है, चूंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं। इसके बाद ओवर्स पे दिमाग आपको नहीं लगाना है, इनको छोड़ देना। इसके अगला जो नाम है इयान हॉलैंड, पर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 19 विकेट इनके खाते में शामिल है। फिर आते हैं सौरव नेत्रवलकर पहले इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू सेकेंड इनिंग। 3 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब अगर आप सामने वाली टीम का पावर प्ले का डिपार्टमेंट देखोगे तो वहां अच्छा बैटिंग डिपार्टमेंट है। हालांकि मोनांग पटेल का विकेट ये निकाल सकते हैं,
लेकिन क्विंटन के लिए थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे ये। तो अभी के लिए चाहो तो पहली इनिंग की बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की तरफ देखें तो मिचेल ऑन, निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल, ये तीन बहुत अच्छे ऑप्शन है जो स्मॉल लीग के कैप्टनसी का काम आपको करके दे जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत लगेगी नहीं। लेकिन अगर आप जीएल में आना चाहते हो ग्रैंड लीग में रिस्क लेने के लिए, तो जैक एडवर्ड, कायरन पोलार्ड और सचिन रविंद्र पे ट्राई करिएगा। ये रिस्क है लेकिन किया जा सकता है। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन और कुछ लॉजिकल बातें हैं वो सुन लेना। देखो, क्विंटन डीकॉक, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड, इसके बाद मिचेल ऑन, इसके बाद ट्रेंट बोल्ट, और अगर लॉकी फर्गसन खेलते हैं तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो सभी परिस्थितियों में टीम में जगह बनाएंगे। अब बचे सचिन रविंद्र, जैक एडवर्ड, मोनांक पटेल और टी लुस, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो जब आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन तैयार करो तो बहुत हद तक ये जो 5-7 प्लेयर मैंने आपको बताए, इनको हर एक टीम में कैरी करना। बस ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप रोटेट करते रहना, तब आपका ग्रैंड लीग में एक अच्छी रैंक के साथ आप फिनिश कर लोगे। स्मॉल लीग में तो बहुत हद तक आप टॉस पर डिपेंड करेंगे, जो पहले बैटिंग करेगा उसके हिसाब से टीम बना लेंगे। लेकिन जीएल में बस आपको ये 4 प्लेयर रोटेट करने, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आधे प्लेयर और ऐड कर सकते हो, वो भी बॉलिंग डिपार्टमेंट से, पर मुझे नहीं लगता कि 4 से ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब कर दो। और ध्यान रखो कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।